सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के एंड बीए ऑनर्स के, तो आप लोगों में से जिसके भी 5-6 सेमेस्टर आप लोगों के पास कोई भी सेमेस्टर के आप लोगों के पास व्यवहारिक हिंदी का है, यानी एईसी में जो आपका सब्जेक्ट है व्यवहारिक हिंदी, तो व्यवहारिक हिंदी का हम जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड उसके विद आंसर्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये वीडियो मोर देन इनफ होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाती है। एंड ये अगर नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड विद आंसर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओनली 50 रुपीज़ में ये परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो ओनली देख ली तो आपका जो पेपर है उसमें आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्यवहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध जो क्षेत्र है यानी उसकी जो विविध रूप है उसका परिचय दीजिए। तो क्योंकि हम हमारा जो मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वही व्यवहारिक हिंदी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसी से बनता है कि व्यवहारिक हिंदी है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसको बताइए, और इसके विविध क्षेत्र क्या है, मतलब इसको किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है ये, और किस किस क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है, उसे ही कहते हैं इसका क्षेत्र, मतलब जिस जिस चीजों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो आज हम जानेंगे व्यवहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध क्षेत्र क्या है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले कि व्यवहारिक हिंदी का अर्थ है क्या। तो व्यवहारिक हिंदी का अर्थ है कि व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य है कि उस हिंदी भाषा से, मतलब व्यवहारिक हिंदी का मतलब उस हिंदी भाषा से है जो कि हम दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, मतलब जो हम अपनी डेली जो लाइफ होती है उसमें उपयोग करते हैं, और अलग अलग क्षेत्र में हम अपनी डेली लाइफ में जो भी लैंग्वेज को यूज करते हैं हिंदी की, उसको ही व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है, और उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में जिस उपयोग करते हैं, मतलब हम मार्केट जाते हैं तो मंडी में, बैंक जाते हैं तो बैंक में जो हिंदी बोलते हैं, पढ़ते समय हम जो हिंदी बोलते हैं, या हम जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मान लो चैटिंग करते हैं तो उसमें जो हिंदी का उपयोग करते हैं, मतलब हम जिस भी क्षेत्र में जो भी, या हम न्यूज में जो हिंदी देख रहे हैं, मतलब हमारी दैनिक जो हमारी रोज की जिंदगी में जिस हिंदी का हम उपयोग करते हैं ना बोलने में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है सिंपल भाषा में। यह भाषा जो है वो साहित्य या शुद्ध हिंदी से थोड़ी भिन्न होती है। अब ये भाषा साहित्य भाषा और हिंदी से थोड़ी, जो शुद्ध हिंदी होती है उससे थोड़ी अलग होती है। अब शुद्ध हिंदी कहते हैं ना, जैसे जल, और साहित्य में बहुत ज्यादा मतलब कठिन कठिन वर्ड होते हैं हिंदी के, आज्ञा, जैसे कि होता है बहुत ज्यादा, जैसे कि प्रणाम, बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड वर्ड। तो हार्ड हार्ड वर्ड ना हो कि जो इजी इजी हमारे डेली लाइफ के बोलने वाले जो वर्ड होते हैं हिंदी के, उसको कहते हैं व्यवहारिक हिंदी। और इसे सामान्य बोलचाल, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन आदि में सहजता से प्रयोग किया जाता है। मतलब इसको हम सामान्य बोलचाल में, यानी हम किसी से या मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप किसी से बात कर रहे हो, या जिससे भी हम लोग रोज बात करते हैं जिस भाषा में, हिंदी में, उस भाषा को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। व्यापार में, या हम दुकान जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं तो हम व्यापार में जो भाषा का उपयोग करते हैं उसको, शिक्षा में जो हम भाषा का रोज हिंदी उपयोग करते हैं, प्रशासन में जो हिंदी उपयोग होती है, तो ये सारी हिंदी क्या होती है, ये सब व्यवहारिक हिंदी होती है जो डेली लाइफ में बोली जाती है, और ये बहुत ईजी वाली होती है। व्यवहारिक हिंदी का उद्देश्य क्या होता है। व्यवहारिक हिंदी का उद्देश्य ये होता है कि लोगों के बीच संचार को सरल और सुलभ बनाया जा सके, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो भावना, उसकी बोलने का जो उसके विचार है उसको ग्रहण कर सके, मतलब उसको समझ सके, मतलब एक अच्छा संचार बैठ सके दोनों के बीच। इसलिए हम जो हिंदी का उपयोग करते हैं वो बहुत सहज होती है, जिसको हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे। तो ये भाषा जो है ये बहुत सरल होती है, बहुत सुबोध होती है, यानी बहुत इजी होती है, बहुत इजी लैंग्वेज वाली हिंदी होती है। एक हिंदी होती है, आपने साहित्य में देखा होगा, आप साहित्य पढ़ते हो या शुद्ध हिंदी सुना होगा आपने, जैसे कि आप पुराने टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते होंगे, आप स्पिरिचुअल पढ़ते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो उसमें जो बताई जाती है वो शुद्ध हिंदी होती है। तो वो शुद्ध हिंदी ना हो कि जो हमारी डेली लाइफ में बहुत इजी जो हिंदी होती है उसको व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है, जो विभिन्न सामाजिक
व्यावसायिक और शैक्षिक जो परिदृश्य होता है उसको समझने में उपयोगी होती है। मतलब हमारे समाज में हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको समझने में, व्यवसाय में और शिक्षा में। तो ये सब क्षेत्र जो होती है हमारी सामाजिक, व्यावसायिक, शिक्षा, इन सब में अच्छी तरह से हम इसको समझ सके, हमारा मेल जोल बैठ सके, इसलिए हम इस भाषा का उपयोग करते हैं। तो व्यवहारिक हिंदी का उद्देश्य लोगों के बीच संचार को सुगम बनाना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो जटिलता होती है, यानी भाषा जो हम नहीं समझ पाते, एक दूसरे के विचार नहीं समझ पाते, उसको सभी लोगों तक पहुंचाना और एक सहज रूप भाषा का बनाना, यही व्यवहारिक हिंदी होता है। तो मैंने आपको व्यवहारिक हिंदी का अर्थ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब जानते हैं व्यवहारिक हिंदी को अन्य नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पेपर में अन्य नाम से आ गया या इसके अन्य नाम आपको जानना भी जरूरी है, जैसे कि एक तो व्यवहारिक हिंदी है, ठीक है। व्यवहारिक हिंदी को कामकाजी हिंदी भी कहते हैं, कि हम जो डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसमें जो उपयोग करते हैं, चाहे वो शिक्षा के काम में करें, चाहे मंडी जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, कामकाजी हिंदी भी इसको कहते हैं। प्रयोजनीय हिंदी, यानी अब हम जो भी प्रयोजना मतलब जो भी कार्य करते हैं, इसका मतलब यही होता है, उसमें उपयोग करते हैं। प्रयोजना परक हिंदी, ये भी व्यवहारिक हिंदी का ही एक नाम है। और प्रयोगिक हिंदी और प्रयोग परक हिंदी, मतलब आप में से इसमें से कुछ भी आए तो ये सब क्या है, व्यवहारिक हिंदी के ही अन्य नाम है। अब जानते हैं व्यवहारिक हिंदी के विविध क्षेत्र क्या है, यानी इसके अलग अलग कहाँ ये व्यवहारिक हिंदी का उपयोग होता है। तो जो प्रयोजनमूलक हिंदी है, यानी मैंने इसको अलग नाम से वही बताया, ये व्यवहारिक हिंदी है। मैंने आपके अन्य नाम बताया ना अभी आपको कि व्यवहारिक हिंदी का अन्य नाम भी है, तो अन्य नाम है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। मतलब व्यवहारिक हिंदी का जो आधार क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो उसका क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में वो बोली जाती है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो। तो जिस भी क्षेत्र में बोली जाती है वही उसका आधार होता है। तो प्रयोजनामूलक हिंदी यानी व्यवहारिक हिंदी के भेदों की जो गणना है वो संभव नहीं है। मतलब इसके जो क्षेत्र है उसको गिनना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में बोली जाती है। अध्ययन के लिए किसी विवेच्य के भेद प्रभेद करने होते हैं। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग के प्रमुख निम्नलिखित क्षेत्र है जो अब हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्षेत्र है साहित्यिक क्षेत्र, यानी साहित्यिक प्रयुक्ति। इसका मतलब साहित्य क्षेत्र, मतलब साहित्य में बोली जाने वाली हिंदी। तो साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। मतलब साहित्य हर लैंग्वेज में होती है, चाहे गढ़वाली हो, चाहे मराठी हो, चाहे इंग्लिश हो, लिटरेसी, चाहे हिंदी हो, हर भाषा, ब्रज भाषा सब में मिल जाती है। तो हिंदी में जो उपयोग की जाती है साहित्य की भाषा, तो हर की एक इसकी लैंग्वेज होती है। तो साहित्य भाषा काफी विशिष्टताएं लिए होती है, मतलब इसमें बहुत सारी विशिष्टता होती है, इसलिए वह लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। मतलब इसकी भाषा बहुत ज्यादा विशेषता होती है, इसलिए इसको लिखने वाला और इसको जो पढ़ने वाला होता है वही समझ सकता है। तो साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ साथ दर्शन, राजनीति, समाज शास्त्र और संस्कृति का आलेख पाया जाता है हिंदी में। हिंदी भाषा की जो साहित्यिक प्रयुक्ति है वो परंपरा बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी से क्या है, हिंदी का उपयोग साहित्य में किया जा रहा है। दूसरी इसका क्षेत्र है वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी, मतलब वाणिज्य और व्यापार में जो हिंदी बोली जाती है डेली लाइफ के अंदर। तो इसका प्रयोग चीजों को खरीदने और बेचने तक होता है। मतलब हम कोई सामान खरीदने दुकान जाते हैं या हम कुछ बेचते हैं, उसमें जो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे हम खरीदने के समय हम दुकानदार से बोलते हो या हम बेच रहे हैं तो हम अपने ग्राहक से जो हिंदी में बोलते हैं, उसी को वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी कहा जाता है। तो सरकार ने वाणिज्य शिक्षा के लिए एक नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं। मतलब जो वाणिज्य से रिलेटेड जो शिक्षा है उसके लिए भी कई सारे पाठ्यक्रम सरकार द्वारा शुरू करे गए हैं। इन पाठ्यक्रमों में पढ़ाई के लिए राज्यों में हिंदी का शिक्षा माध्यम बनाया गया है। अब अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ पढ़ना हो तो आपको हिंदी में भी पढ़ने को अवेलेबल होगा, ये सरकार ने कराया है। तो वाणिज्य या जो व्यापार है उसमें जो हिंदी भाषा के प्रयोगों का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यापार आता है। वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, यातायात, निर्यात आदि क्षेत्र का समावेश होता है।
अब ये सब भी जो मैंने आपको ये सब बताया, व्यापार वाणिज्य, ये सब भी हमारे व्यापार से तो रिलेटेड है। वाणिज्य, व्यापार, देखो व्यापार तो है, ये वाणिज्य भी होता है, व्यवसाय, कोई काम कर रहे हो तो वो भी तो एक बिजनेस है। परिवहन कोई चला रहा है तो वो भी तो पैसे ही कमा रहा है चला के, चाहे आप उस पर बैठ के जाओ, आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे वो चलाने वाले को पैसा लेना पड़ेगा। बीमा, बैंकिंग, उसमें भी हमें पैसे से रिलेटेड काम होता है, यानी वाणिज्य से ही काम होता है। यातायात, कहीं हम रेलवे टिकट में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, कटाते हैं, तो उसमें जो बोली जाती है हिंदी लेने के समय या यात्रा करते समय, तो ये सब हिंदी क्या होती है, वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी होती है। इसका प्रयोग चीजों को खरीदने और बेचने तक होता है, मतलब हम कोई खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं या हम जो यात्रा भी करते हैं तो उसके लिए भी हम पैसे तो देते हैं ना, तो वो भी वाणिज्य व्यापार में आ जाता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफी भिन्न होती है। इस क्षेत्र में मतलब जो भाषा बोली जाती है ना व्यवसाय के लिए, वो अन्य क्षेत्रों से बहुत ज्यादा अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा, जब सोना के दाम जब मतलब सोना का दाम जब मार्केट में बढ़ जाते हैं तो ये बोला जाता है सोना उछला, सोना उछला, ये एक लैंग्वेज हो जाती है। अब इससे हम क्या समझ जाते हैं, जो सोने का दाम है वो बढ़ चुका है, तो ये वाणिज्य व्यापारी की एक भाषा है, जो कि सोना उछला, ये एक लैंग्वेज हो गई, जिससे हम ऑलरेडी समझ लेते हैं कि क्या, कि सोने का दाम बढ़ चुका है। चांदी मंदा, यानी जो चांदी है वो लुढ़का, ऐसे भी कहते हैं, चांदी लुढ़का से हम ये समझ जाते हैं कि चांदी का दाम है वो गिर चुका है। तेल की धारा ऊंची हो गई, इससे हम समझ जाते हैं कि जो पेट्रोल या है उसकी जो मतलब जो जितने भी तेल होते हैं उसकी जो दाम है वो बढ़ गए हैं। तो ये सब व्यापार की एक भाषा होती है, जो कि बोलने का एक तरीका होता है, जो बोला जाता है वाणिज्य और व्यापार में। तो हिंदी भाषा की वाणिज्य प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी बड़ा है और अत्यंत लोकप्रिय है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें उत्साह है, लोकप्रिय है। अब आप देखो, अब आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो तो आपके घर पे कोई आता होगा तो कहते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक ना कह के, मतलब कह देते हैं ना, पेप्सी, कोको कोला ना कह के ठंडा, ठंडा से हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, पेप्सी की बात हो रही है। चांदी लुढ़की तो समझ जाते हैं कि चांदी के दाम गिर चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी भाषा है जिससे हम समझ जाते हैं कि ये इस सामान को या इस चीज के बारे में बात हो रही है। तो वाणिज्य व्यापार में आपने बहुत सी जैसे आपने सुना होगा टमाटर के दाम बढ़ गए, तो अलग अलग लैंग्वेज उपयोग की जाती है वाणिज्य और व्यापार में, जो कि बहुत ज्यादा विस्तृत होती है और बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय होती है, मतलब लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं ये चीज। अब जानते हैं, तो अब जानते हैं जो व्यवहारिक हिंदी का तीसरा रूप, जो क्षेत्र है, स्वरूप, वो है कार्यालय हिंदी। यानी कार्यालय में जो प्रयुक्त होती है जो हिंदी, यानी जितने भी कार्यालय में हिंदी का हम डेली में उपयोग करते हैं उसको कार्यालय हिंदी यानी कार्यालय प्रयुक्ति कहते हैं। तो हिंदी भाषा की अत्यंत और आधुनिक एवं सर्व उपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालय यानी ऑफिस आता है। यानी हिंदी भाषा के बहुत ज्यादा उपयोग वाला क्षेत्र जो है, जो हम डेली बोलते हैं, वो कार्यालय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति काम ही करता है ज्यादातर, और वो अपने काम पे जाता है तो गूंगा तो रहेगा नहीं, बोलेगा। और हिंदी भारत में रहते हो तो ज्यादा, उत्तर भारत में रहते हो तो हिंदी बोलोगे। तो हिंदी का उपयोग सबसे ज्यादा, जो व्यवहारिक हिंदी का उपयोग है वो कार्यालय में ही बोली जाती है, क्योंकि अत्यंत जो लोग हैं वो कमाने के लिए जाते हैं और कार्यालय में ही जाते हैं, तो कार्यालय में सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग सरकारी कामों में, अर्ध सरकारी काम में जो होती हैं, और चाहे गैर सरकारी कार्य हो, मतलब प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट की कंपनी हो, मतलब हर क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जहाँ हिंदी में मसौदा लेखन, टिप्पणी लेखन, पत्रचार संप्रेषण और प्रतिवेदन अनुवाद आदि करना पड़ता है। जैसे कि आपको लेटर छुट्टी लेना हो तो लेटर आप हिंदी में लिखते हो, कोई आपको मसौदा करना हो, आप कोई लिस्ट बनाते हो कंपनी की, चाहे आप जैसे कि आपको अगर कंपनी में आपको जॉब लेनी हो तो उसके लिए भी जो हिंदी, तो सब में हिंदी भाषा का उपयोग होता है कार्यालय में। प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मतलब जो प्रशासन की भाषा होती है, मतलब जो प्रशासन में बोली जाती है, और जो हम आम दिनों में बोलते हैं, इस भाषा में बहुत ज्यादा अंतर होती है, क्योंकि प्रशासनिक भाषा थोड़ी फॉर्मल होती है और जो हम रोज बोलते हैं वो थोड़ी हम इनफॉर्मल तरीके से बोलते हैं। यानी कार्यालय भाषा की अपनी विशिष्टता और परिभाषिक शब्दावली जो है वो पद संरचना आदि होते हैं। तो इसके में जो शब्दावली में, जैसे कि आप कोई पोस्ट है तो उसको पद कहते हो कि आपका ये पद है, आपको उससे पद मिल जाएगा, तो मतलब बहुत सारी ऐसे कार्यालय में भाषाओं का उपयोग होता है।
मतलब ऑफिस में आपकी जो हिंदी है, जो आप अगर आप जॉब करते होंगे, आप में से बहुत लोग तो जानते होंगे, आप तो रोज हिंदी बोलते होंगे, तो जो भाषा आप कार्यालय में यानी आप अपने ऑफिस में बोलते हो ना, तो वही कार्यालय भाषा होती है। तो अब जानते हैं व्यवहारिक हिंदी का चौथा जो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो है संचार एवं विज्ञापन प्रयुक्ति। यानी संचार और जो विज्ञान में डेली जो संचार होता है, जनसंचार, टीवी के माध्यम से विज्ञापन जो होता है, जो हम ऐड देखते हैं, उसमें जो हिंदी बोली जाती है उसको कहते हैं जनसंचार एवं विज्ञापन प्रयुक्ति, यानी जिसमें प्रयोग होता है। तो विज्ञापन और जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी का भरपूर उपयोग हो रहा है। आज हिंदी के समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र बन गए हैं। आज हिंदी का जो उपयोग है वो समाचार पत्र में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हिंदी में पत्र पढ़ने वाले हैं ना विश्व में, वो हमारे भारत में ही लोग हैं और हिंदी में ही पढ़ते हैं। आकर्षक व्यवसाय विन्यास, शब्दों का उचित चयन तथा विशिष्टपूर्ण प्रभाव्य भाषिक संरचना और विज्ञापन की भाषा मुख्य तत्व है। मतलब इसमें जो भाषा होती है बहुत विशिष्ट होती है, बहुत लोगों की तरफ मतलब अट्रैक्ट करने वाली ऐसी भाषा इसमें उपयोग किया जाता है। वर्तमान युग में हिंदी जो है वो विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यम से बन चुका है। मतलब सबसे ज्यादा करंट समय में सबसे ज्यादा जो भाषा लोग देखते हैं, न्यूज या रेडियो या सिनेमा, चाहे आप समाचार पत्र पढ़ते हो वो भी आप हिंदी में पढ़ते हो, चाहे पत्रिका पढ़ रहे हो वो भी हिंदी में पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो तो वो भी हिंदी में, दूरदर्शन, चाहे आप पिक्चर देखने जाते हो तो सबसे ज्यादा पिक्चर कौन सी देखी जाती है, हिंदी लैंग्वेज वाली देखी जाती है ना। तो ये सारी क्या हो गई, ये सारी हमारे आ जाती है जनसंचार एवं विज्ञापन हिंदी। अब जानते हैं हिंदी का जो अन्य क्षेत्र है वो है विधि एवं कानूनी भाषा में प्रयुक्ति हिंदी। यानी जो हमारे कानून और विधि में जो उपयोग की जाती है हिंदी भाषा, उसको हम कहते हैं डेली लाइफ में जो उपयोग होती है विधि एवं कानूनी भाषा हिंदी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो विधान होता है, विधि कैसे कहते हैं, विधि कहते हैं कानून को, यानी कानूनी प्रक्रिया होती है, यानी जितनी भी कानूनी प्रक्रिया होती है, जैसे न्यायालय में बहस, अब आप कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट में जो बहस होती है वो किस में होती है, हिंदी में तो होती है। और कोर्ट क्या है, कानून है, कानून की बात होती है वहाँ। तो जो वहाँ हिंदी का उपयोग होता है वो निर्णय आदि की भाषा होती है। मतलब जो निर्णय भी लिया जाता है वो भी किस में लिया जाता है, हिंदी में लिया जाता है। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में होने लगा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े न्यायालय में भी हिंदी का उपयोग होता है, क्योंकि पहले कम होता था, क्योंकि देश आजाद जब हुआ था शुरू में, तो कोई भाषा, कानूनी भाषा या मतलब क्या बनाना चाहिए, ये कंफ्यूज थे लोग, क्योंकि एक भाषा को लोग मानने के लिए स्वीकार नहीं थे। तो 10 साल के लिए क्या करा गया, इंग्लिश को बनाई गई थी। बट अब क्या है, अब हिंदी का उपयोग होता है। तो सर्वोच्च न्यायालयों में भी सभी निर्णयों के लिए हिंदी का और अन्य भारतीय भाषा, जो हमारी भारतीय भाषा है, उन सबको प्रदान की गई है। आपको पता होगा हमारी अनुसूची 22 में दी गई है बहुत सारी जो हमारी राज्य भाषा है उसको। तो विधि में जो प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली होती है, यानी अंग्रेजी की जो शब्दावली होती है, उसके स्थान पर अब क्या है, हिंदी शब्दावली को तैयार कर दिया गया है। अब वहां पे क्या है, अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात होती है और इसका प्रयोग और उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट जो व्यवहारिक हिंदी का क्षेत्र है वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा हिंदी। यानी जो ये विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी जो होती है उसको वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी कहा जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी में आप जिस भी हिंदी का उपयोग करते हो और विज्ञान के क्षेत्र में जिस भी हिंदी का उपयोग करते हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, आप बुक भी 10 तक पढ़ते होगे, तो जो हिंदी मीडियम में पढ़ता होगा तो वो हिंदी मीडियम पढ़ता है ना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या कंप्यूटर भी आजकल हिंदी में होते हैं। आपको फोन चलाना हो, फोन भी आप हिंदी में उसके कीवर्ड कर सकते हो। तो ये तकनीकी, मतलब तकनीकी होता क्या, टेक्नोलॉजी को कहते हैं तकनीकी। तो तकनीकी और विज्ञान में, मतलब टेक्नोलॉजी में और साइंस में जिस भी हिंदी, मतलब हिंदी का उपयोग होता है उससे वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी कहा जाता है। विज्ञान का संबंध तकनीक से भी है, विज्ञान का संबंध तकनीक से है, क्योंकि विज्ञान से ही जो टेक्नोलॉजी है वो बनाई जाती है। इन विषयों को व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्ण ढंग से और जनहित में हो सकता है। अगर विज्ञान को और जो टेक्नोलॉजी का काम है ये सब अगर हिंदी में हो जाए तो लोगों को और आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश की ज्यादातर जनता जो है वो हिंदी ही बोलती है। इन विषयों का साहित्य और सामान्यतः निम्नलिखित माध्यम से उपलब्ध है। जैसे कि कैसे, पुस्तकें,
पुस्तकें विज्ञान और तकनीकी के विषयों पर लिखी गई किताबें हैं। पुस्तकें कैसे आ जाएगी, अब हम जो पढ़ते हैं रसायन विज्ञान, हम हम पढ़ते हैं विज्ञान के बारे में, हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो और हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं ना अपने बुक में, तो पुस्तकें से तो पढ़ते हैं, तो वो भी क्या हो गई, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी हो गई, क्योंकि हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। शोध पत्र और पत्रिकाएं, शोध पत्र और जो पत्रिका है वो विज्ञापन और तकनीकी विषयों पर किए गए अनुसंधान के नतीजे होते हैं। हम जितने भी शोध करते हैं, पीएचडी वगैरह भी करते हैं, तो वो भी हिंदी में जो की जाती है, या आर्टिकल लिखते हैं या पत्रिका जो हम लिखते हैं, तो इन सब को क्या जो हिंदी भाषा को इसमें उपयोग होता है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अब जिसने विज्ञान के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई पीएचडी की है या कोई खोज कर रहा है, उसके बारे में लिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, वो शोध पत्र और पत्रिकाएं हिंदी की हो जाएगी। कोश और विश्वकोश, विज्ञान और तकनीकी शब्दों की व्याख्या और जानकारी। अब जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा तो आपको पता है इंग्लिश का उपयोग ज़्यादा ही होता है, तो इंग्लिश का उपयोग तो होता है, पर हिंदी का भी उपयोग होता है, तो हिंदी के लिए आपको एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, तो उसी को कहते हैं कोश और विश्वकोश। यानी जो इसकी डिक्शनरी है, जिसमें विज्ञान और तकनीकी के आपको हिंदी वर्ड मिल जाएंगे, उसका कहते हैं कोश और विश्वकोश। तो जनसंचार माध्यम, तो न्यूज़ चैनल, रेडियो या अन्य मीडिया जो होती है, चाहे विज्ञापन, समाचार, तो ये सब क्या होती है, ये सब भी आपके तकनीकी समाचार और जानकारी हो जाती है, क्योंकि ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, टेक्नोलॉजी से मिलते हैं। आपको टेक्नोलॉजी, आपकी रेडियो हो गई, आपकी टीवी हो गई, आपके जो एड्स आते हैं वो भी टीवी पे आते हैं, फोन पे आप देखते हो आप, तो जनसंचार किससे होता है, टेक्नोलॉजी तो होता है जनसंचार, तो इसकी जो भाषा है वो हो जाती है जनसंचार माध्यम हिंदी की। तो आप समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य है कि हिंदी में उस स्वरूप से है कि जिसका उपयोग विज्ञान और तकनीकी के विषयों में किया जाता है। मतलब जिस हिंदी का उपयोग हम विज्ञान और तकनीकी को पढ़ने, समझने और उसका उपयोग करने में करते हैं, उसे तकनीकी और वैज्ञानिक हिंदी कहा जाता है। तो 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो है, उसके अधीन जो विज्ञान और जो तकनीकी शब्दावली है, उसका आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई थी, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, वैज्ञानिक और तकनीकी की हिंदी शब्दावली की एक स्थापना की गई थी आयोग की। तो विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है यानी तकनीकी है, उसकी जो भाषा है वो सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वदा भिन्न होती है, थोड़ी सी अलग होती है। अंतः इसके लिए हिंदी संस्कृति के साथ जो अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का उपयोग करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है कि बाहर के लोगों से भी इससे कनेक्ट किया जा सके। तो व्यवहारिक हिंदी की विशेषताएं क्या है, अब ये जानते हैं। तो व्यवहारिक हिंदी की विशेषता है कि वो सबसे सरलता होती है और सुबोधता होती है, मतलब लोगों को ये समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो व्यवहारिक हिंदी सरल और सहज होती है, जिससे लोग आसानी से समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और यह भाषा कठिन शब्दावली और जटिल वाक्यांश संरचना से मुक्त होती है, मतलब इसमें कोई कठिन वर्ड नहीं होते और जटिल वर्ड नहीं होते, बहुत इजी लैंग्वेज होती है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता है इसकी व्यावहारिकता, यानी व्यवहारिक हिंदी का उपयोग हम दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों में इसको करते हैं, और ये प्रशासनिक हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, इन सभी में हम इसका उपयोग करते हैं। ये उसकी दूसरी विशेषता हो गई। इसकी तीसरी विशेषता है सर्वसामान्यता, यानी व्यवहारिक हिंदी का व्यापक जनसंख्या द्वारा समझी और बोली जाती है। इसका उपयोग आम बोलचाल और संवाद में किया जाता है और संचार में किया जाता है, यानी इसको सबसे ज्यादा बोला जाता है। कि इसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता है इसकी लचीलापन, यानी व्यवहारिक हिंदी जो है वो लचीली होती है और विभिन्न स्थानीय बोलियों और भाषाओं के शब्दों को अपने में सम्मिलित करने की सक्षम होती है। यह सामान्य बदलती रहती है और नई शब्दावली को अपना लेती है। मतलब हिंदी भाषा बहुत ज्यादा लचीली होती है। हर भाषा, जितने भी, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हरियाणवी हो, इन सब भाषा को क्या करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है और क्या हो जाता है, ये भाषा हिंदी और गुजराती का मिक्सचर भाषा भी आपने देखा होगा। जैसे कि आपने बम्बईया हिंदी सुना होगा, उसमें बोलते हैं ना, ए बेडू अपुन को मांगता है, तो ये हिंदी पर बम्बईया हिंदी है। मतलब बम्बई और हिंदी को मिक्स कर दिया गया। मतलब हिंदी इतनी लचीली भाषा होती है कि वो अपने अंदर सारी भाषा को ले लेती है।
पांचवी इसकी विशेषता है कि संपर्क भाषा के रूप में काम करती है, यानी यह भाषा विभिन्न भाषी जो लोग होते हैं, मतलब अलग अलग भाषा, जैसे कि मान लो आप हरियाणा के हो और एक गुजराती है, तो आप दोनों को व्यापार करना है या आप दोनों को रास्ता पूछना है या आप दोनों को एक दूसरे से, मतलब आप व्यापार कर रहे हो, आप दोनों को बात करना है, तो आप कैसे बात करोगे? ना तो आप गुजराती नहीं आती होगी, जो गुजरात से होगा उससे हरियाणवी नहीं आती होगी, जो हरियाणवी से होगा उससे गुजराती नहीं आती होगी, तो आप बात कैसे करोगे? तो आप बात करोगे हिंदी में। तो यही आपकी संपर्क भाषा हो जाती है, यानी ये एक संपर्क भाषा के रूप में भी उपयोग करती है। अब मान लो यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चों को यहाँ पे बहुत बच्चे अलग अलग, जैसे कि गाँव अलग अलग, मान लो कोई मराठी है और कोई गुजराती है, तो वो एक दूसरे की और मान लो मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप समझ नहीं रहे हो और मुझे मराठी आती नहीं है, तो आप समझोगे कैसे? एक हिंदी भाषा होती है जिससे हम समझ पाते हैं। अब देखो, पिक्चर हम ज्यादातर हिंदी में देखते हैं, हम समझ भी जाते हैं, तो ये संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। छठा इसकी विशेषता है कि मध्यम और स्वरूप होती है, यानी व्यवहारिक हिंदी का जो उपयोग है वो लिखित और मौखिक दोनों रूपों से होता है। मतलब व्यवहारिक हिंदी को हम लिख के भी कर सकते हैं और बोल के भी कर सकते हैं। ये इसकी एक माध्यम होता है इसका। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। ये भाषा पत्र, ईमेल, विज्ञापन, पुस्तक, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस सब पे उपयोग करते हैं। आजकल हम चैटिंग, टेलीविजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे हम व्लॉग लिखते हैं, चाहे हम पुस्तक लिखते हैं, चाहे हम कोई ऐड करते हैं, देखो है आपको संपर्क भाषा ऐड होती है। अब ऐड टीवी पे आता है, मान लो एक शैम्पू का ऐड आता है, वो किस में आता है? हिंदी में तो आता है। अब उसे देखते तो पूरी भारत की जनता है। अब भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, अब उसमें तो मराठी, गुजराती, बंगाली, इतने सारे लोग हैं, कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे अगर अलग अलग लैंग्वेज में बनाएंगे। तो वो सब पर हिंदी समझ लेते हैं, आता हिंदी ऐड में है और सब समझ भी लेते हैं हिंदी में, इसलिए ये एक मध्यमा का काम करती है। इसकी सातवीं विशेषता है कि परीक्षण और शिक्षण में उपयोग, यानी शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवहारिक हिंदी का उपयोग किया जाता है। ये भाषा शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद का माध्यम बनती है। यानी शिक्षा में सबसे ज्यादा क्या उपयोग की जाती है? हिंदी। इन विशेषताओं के कारण व्यवहारिक हिंदी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, संचार को सरल बनाती है और प्रभावी और सुलभ बनाती है, लोगों के लिए आसान बनाती है। तो आप समझ गए होंगे। तो निष्कर्ष के तौर पे आपको लास्ट में लिखना होगा कि व्यवहारिक हिंदी जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसमें संचार के रूप में एक महत्वपूर्ण माध्यम का काम करती है। यह भाषा लोगों को जोड़ती है एक दूसरे से। अगर दो भाषा के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो हिंदी में समझ सकते हैं। प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों में सरल बनाती है आपको, व्यापार करने में, आपको प्रशासन क्षेत्र में समझने और काम करने में आसान बनाती है ये लैंग्वेज। समाज में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है ये लैंग्वेज, क्योंकि सबको आती है ये लैंग्वेज, थोड़ी थोड़ी तो आती है, ये समझ तो आती है, बोलने नहीं आती होगी। तो हिंदी का व्यापारिक उपयोग इसे न केवल भाषाई दृष्टि से समृद्ध बनाता है, बल्कि समाज में एकता और सद्भावना को भी बढ़ा देता है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में अथवा क्वेश्चन भी आ सकता है। अथवा में अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन ना करना हो, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको अथवा का। तो अथवा में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी जो भाषा है उसके स्वरूप का सदारोहण कीजिए, यानी बैंकों में जो उपयोग होती है हिंदी उसका स्वरूप को अब बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, आपके पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गई। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप ये पीडीएफ टेलीग्राम से परचेज करके पढ़ भी सकते हो, यहाँ समझ लो और फिर घर पे आप बैठ के आराम से पढ़ भी लेना। तो परिचय देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि कोई भी आंसर देने से पहले आपको परिचय लिखना जरूरी होता है। तो सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिंदी का जो प्रयोग है वो राजभाषा अधिनियम जो 1963 था, उसके तहत उक्त अधिनियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा को विभाग भारत सरकार द्वारा बनाए गए राजभाषा अधिनियम 1976 द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ये जो सरकारी बैंकों में जो हिंदी भाषा का उपयोग हो रहा है वो गृह मंत्रालय द्वारा इसका अधिनियम, गृह मंत्रालय द्वारा एक अधिनियम निकाला गया था जो कि 1976 है, उसके ही अंतर्गत जो भारत के जो विभाग क्षेत्र है, जितने भी कार्य
होते हैं उसमें राजभाषा का उपयोग किया जाता है, और राजभाषा में से एक भाषा हमारी हिंदी भी है, तो इसलिए बैंकों में प्रयोग होने वाली भाषा हमारी हिंदी भी है। तो अधिनियमों और नियमों के उपबंधों के अनुसार भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है वो राजभाषा विभाग जो है उसमें हिंदी के प्रयोग से संबंध व्यापक दिशा और वार्षिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। मतलब हर साल ये लोग इस पे बैठक करते हैं कि हिंदी भाषा को कैसे राजभाषा बनाया, मतलब राजभाषा तो है, मतलब इसको कैसे कार्य क्षेत्र में, बैंकों क्षेत्र में उपयोग की जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक में जो सरकारी जितने भी बैंक होते हैं इसके क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग को क्या की गई है, निगरानी की गई है, और रिजर्व बैंक जो है उसके द्वारा इसकी परिचालन और विकास को दिया गया है कि आप हिंदी भाषा का भी बैंक में ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए, क्योंकि देश की ज्यादातर जनता जो है वो राजभाषा को समझती है, हिंदी को समझती है। तो केंद्रीय जो कार्यालय द्वारा की जाती है ये इसके प्रमुख बिंदु है, मतलब क्या भारत सरकार द्वारा ऐसे कौन कौन से हिंदी भाषा को अपनाने की बात की गई है, अब हम ये जानते हैं। तो सबसे पहला है कि हिंदी में पत्रचार, हिंदी में पत्रचार, बैंकों को हिंदी में पत्रचार यानी जो भी उसके पत्र है उसको हिंदी में भी जारी करने का आदेश दिया गया है सरकार द्वारा। दूसरा, हिंदी में लिखे गए जो और हिंदी में हस्ताक्षरित, मतलब अगर आपको किसी भी आपके कस्टमर है किसी भी बैंक का तो आपको उसके साइन जो है वो हिंदी में भी एक्सेप्ट करने होंगे। जिसको इंग्लिश में नहीं आती तो आपको उसकी जो साइन है वो उसकी नेटिव जो लैंग्वेज मतलब राजभाषा जो है उसमें या हिंदी में आपको इसको लेना ही पड़ेगा। चेक स्वीकार करना, अगर कोई व्यक्ति को हिंदी नहीं आती और वो इंग्लिश में लिखा हो उसके चेक में वो समझ ही नहीं पाएगा, तो हिंदी चेक को भी स्वीकार करना ही भारत सरकार द्वारा करा गया है। सरकारी दस्तावेजों में हिंदी का हस्ताक्षर, जितने भी सरकारी दस्तावेज है उसमें हिंदी जो साइन है, मतलब हिंदी में अगर कोई साइन कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। विज्ञापन और द्विभाषीय रूप से जारी करना, अगर आप बैंकों का विज्ञापन या कोई एड प्रसारित कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में भी आपको प्रसारित करना होगा और हिंदी में भी कंपलसरी होगा, मतलब बनाना। वार्षिक रिपोर्ट को द्विभाषी में तैयार करना, अब आप वार्षिक रिपोर्ट बना रहे हो बैंक की तो उस वार्षिक रिपोर्ट में आपको दो भाषा में उसको पब्लिश करना पड़ेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये कहा गया है कार्यालय को। कार्यालय जो आदेश होते हैं और जो आमंत्रण पत्र होते हैं, मतलब जितने भी आमंत्रण पत्र होते हैं इन सभी पत्र को दो भाषा में आपको, अगर आपको किसी को आमंत्रित भी करना है तो आपको दो भाषा में करना होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि दोनों भाषा को लोग को समझना क्योंकि हर लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं। अखिल भारतीय स्तर के जो सम्मेलन होते हैं उसके लिए कार्य सूची संबंधी जो नोट और मोर कार्यवाही होती है उसको भी आपको दो भाषा में करना होगा। हिंदी विभाग जो होते हैं और कक्षा होती है उसकी स्थापना आपको करनी पड़ेगी, मतलब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी कक्षा जो होती है आपको स्कूलों सब में लागू करना पड़ेगा। हिंदी पुस्तकालयों की आपको स्थापना करनी पड़ेगी, ये कहा गया है भारत सरकार द्वारा। हिंदी माध्यम से बैंकिंग परीक्षण दिया जाएगा, अगर कोई बैंक की पढ़ाई कर रहा है और उसको हिंदी में भी पढ़ाई करने का उतना ही अधिकार मिलना चाहिए और वो कर सकता है, ये कहा गया है। वित्तीय बैंकिंग और आर्थिक विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई जो पुस्तक होती है उसको निबंध के रूप में पुरस्कार देना, अगर कोई हिंदी में लिख रहा है पुस्तक इस बैंकिंग क्षेत्र में, क्योंकि बैंकिंग की आप पढ़ाई करते हो ज्यादा इंग्लिश में आपको मिलती है, तो अगर कोई हिंदी में उसके ऊपर बुक लिख रहा है तो उसको पुरस्कार देना क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता है वो इंग्लिश नहीं समझती है, वो हिंदी समझती है। ग्राहक सेवा के मामले में हिंदी का प्रयोग किया जाना चाहिए, अगर कोई ग्राहक सेवा आपको कोई कस्टमर नंबर पे आप कॉल लगा रहे हो आप इंग्लिश में एबल नहीं हो बोलने के लिए तो आप हिंदी में भी उससे बात करना आपको कंपलसरी है। कंप्यूटर पर भी हिंदी कामकाज को बढ़ावा देना, ये सब भारत सरकार द्वारा चलाए गए थे अधिनियम के तहत, तो आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं बैंकों में प्रयुक्त जो की जाने वाली प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से शब्द हैं जो बैंकों में हिंदी के रूप में बोले जाते हैं। तो पहला है स्वचालित गण यंत्र, जो हम एटीएम पढ़ते हैं ना, एटीएम, तो ये भी क्या है, हम इसको हिंदी में कहते हैं स्वचालित गण यंत्र, पर हम इसको ये ना कह के हम एटीएम ही कहते हैं। अब जिसको हिंदी नहीं भी आती वो भी हिंदी भाषा में भी इसको एटीएम ही कहता है, तो एटीएम क्या हो गई है, एक हिंदी भाषा का एक रूप हो गई है तो इंग्लिश वर्ड पर हिंदी में भी इसका उपयोग होने लगा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको एटीएम ही कहता है। तो एटीएम का मतलब क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, यानी स्वचालित गण यंत्र, यानी खुद चलने वाला एक गण यंत्र है। यह एक ऐसी मशीन है जिससे आप एटीएम कार्ड
या खाता कार्ड का उपयोग करके किसी भी बैंक से अपने बैंक खाते में जमा पैसे को निकाल सकते हैं। उसका माध्यम होता है एटीएम कार्ड या एटीएम जो हमारा होता है। तो एटीएम क्या हो गया है, हमारा एक हिंदी वर्ड हो गया है। तो एक बैंकों में प्रयोग की जाने वाली पहले ही जो हिंदी शब्द है वो होता है हमारा एटीएम। तो एटीएम से ही हम समझ जाते हैं कि क्या है, पैसे निकालने वाला ये मशीन है। उसके बाद दूसरा हिंदी शब्द है बैंकों में उपयोग होने वाली रोकड़ जमा यंत्र यानी सीडीएम। तो जो सीडीएम है, सीडीएम का फुल फॉर्म है कैश डिपॉजिट मशीन यानी रोकड़ा जमा यंत्र। यह एक ऐसी मशीन है जिससे आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके कार्डलेस, जिसमें खाता धारक का नाम और फोन नंबर पता होने पर उसके बैंक खाते में जो रोकड़ होते हैं यानी जो नगद पैसे होते हैं उसको जमा कर सकते हैं, उसको सीडीएम कहते हैं। तो नगद जमा कराने वाले बैंक निर्धारक को सुविधा और शुल्क इसमें कट जाते हैं। तो आप सीडीएम से समझ जाते हो कि ये क्या है, एक कैश डिपॉजिट मशीन है। तीसरा जो बैंक का वर्ड है वो है रोकड़ जमा यंत्र सीडीएम। मैंने आपको बता दिया था कि सॉरी, 2 बार एक ही कॉपी हो गया तो इसको मत देखिएगा 2 बार। तो तीसरा बैंक में उपयोग होने वाला जो हिंदी वर्ड है वो है निकाशी यानी डीआर, और जमा करना को कहते हैं सीआर। तो डीआर का उपयोग डेबिट के लिए किया जाता है, मैंने मतलब पैसे को निकालने के लिए, और जो सीआर है उसका उपयोग क्रेडिट के लिए किया जाता है यानी पैसे को जमा करने के लिए। तो हम जब हम सीआर और डीआर बोलते हैं तो ये अब एक हिंदी वर्ड ही हो गया है बैंक का, क्योंकि कोई निकाशी और जमा नहीं कहता, सीआर और डीआर कह देता है। तो ये भी एक हिंदी का वर्ड हो गया। हम समझ जाते हैं डीआर यानी पैसे निकालना से मतलब हम बात कर रहे हैं, सीआर से हम कर रहे हैं जमा करने की बात। तो अब बैंक में उपयोग होने वाली जो चौथी हिंदी शब्द है वो है बैंक शुल्क, जिसे कहते हैं बैंक चार्जेस। जो बैंक जो भी चार्जेस लगाता है उसे हम बैंक शुल्क या हम बैंक चार्जेस ही कहते हैं। तो वह शुल्क जो ग्राहक बैंक से विभिन्न सेवाएं लेने के बदले जैसे मांग पत्र और डिमांड बनाने में दिया गया निर्धारित शुल्क होता है, वो बैंक शुल्क होता है। बैंक पुस्तिका, पासबुक, आप सबके पास होगा पासबुक भी, तो पासबुक भी एक क्या हो गया है, बैंक पुस्तिका। ये एक हिंदी का बैंकिंग शब्द है यानी बैंक में उपयोग होने वाला एक हिंदी शब्द है बैंक पुस्तिका, जिसे पासबुक कहते हैं। ये छपा हुआ रिकॉर्ड होता है जिससे आप यह पाते हैं कि आपके बैंक में कितना पैसा जमा हुआ है या आपने कितना निकाला है, इसका एक रिकॉर्ड होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा बैंक में उपयोग होने वाली जो हिंदी शब्द होती है वो होती है नगदी। नगदी से हमारा मतलब होता है कि नोट और सिक्के के रूप में जो भी पैसे हम नगदी, आपको पता होगा नगद हम कहते हैं ना, नगद दो हमें पैसे, तो हम समझ जाते हैं नगदी इसका मतलब होता है कैश पैसे। तो कैश से हम समझ जाते हैं नगदी। ये भी क्या है, नगदी एक बैंक में उपयोग होने वाली एक हिंदी शब्द है। नेक्स्ट शब्द है बैंक में उपयोग होने वाली हिंदी चेक। चेक तो आप सब जानते होंगे, तो चेक को हिंदी में भी चेक कहते हैं। यह एक ऐसा पत्र और फॉर्म होता है जिससे आप अपने खाते में किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। अपने खाते से अगर आपको किसी को पैसे देना हो तो चेक के माध्यम से देते हो। तो चेक भी एक क्या है, एक हिंदी वर्ड है बैंकों में उपयोग होने वाली। तो इससे आप समझ जाते हो कि ये क्या है, ये एक पैसे देने का एक भी जरिया है। तो चेकबुक, चेकबुक अभी हमें ऊपर देख लिया था वैसे। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को भी क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम समझ जाते हैं कि भुगतान आधार के रूप में करते हैं। जब हम पैसे निकालने की बात करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड से क्या हमें पता लग जाए कि हम पैसे निकाल सकते हैं और बाद में इसको जमा कर देंगे हम। तो ये भी एक मतलब बैंक में उपयोग होने वाली एक हिंदी शब्द है। नेक्स्ट बैंक में उपयोग होने वाली हिंदी शब्द है चालू खाता, जिसे कहते हैं करंट अकाउंट। इस प्रकार से हम समझ जाते हैं कि बैंक खाते कंपनी, फॉर्म और सार्वजनिक जो उद्योग में हम जो खुलवाते हैं जो खाता, उसको कहते हैं हम करंट अकाउंट। इससे हम चालू खाता समझ जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक हिंदी बैंकिंग शब्द है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब अपना निष्कर्ष। तो अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी जो है वो सरल और स्पष्ट होती है। आप सबने ये सारे वर्ड सुने ही होंगे और आप सब जिसको इंग्लिश नहीं भी आती होगी, चाहे आपकी मम्मी चाहे आपके पापा हो, वो भी यही बोलते होंगे, करंट अकाउंट, एटीएम कार्ड। अब वो इतने शुद्ध हिंदी तो बोलते नहीं होंगे,
एटीएम कार्ड को एटीएम कार्ड ही कहते होंगे। तो इसी को कहते हैं व्यवहारिक हिंदी, जो हम रोज की भाषा में उपयोग करते हैं। हम एटीएम कार्ड को एटीएम कार्ड ही कहते हैं, है इंग्लिश वर्ड पर कहते हैं, तो ये अब हमारा हिंदी वर्ड हो गया है। तो इसी को कहते हैं व्यवहारिक हिंदी, यानी हम जो रोज के उपयोग में करते हैं, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप होती है ये। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना होता है और बैंकिंग प्रक्रिया को समझने में आसानी पैदा करना होता है, क्योंकि इस लैंग्वेज से कोई भी समझ जाता है। बैंकों में हिंदी का भाषा नीति ग्राहकों की सुविधा, संतुष्टि और प्राथमिकता देता है लोगों को, कि आप कोई सी भी लैंग्वेज की हो आप इसको आसानी से समझ सकते हो। तो ये आपने समझ लिया। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का वर्णन कीजिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का वर्णन कैसे हम करते हैं। तो परिचय जानते हैं कि जो संपर्क भाषा है, जो समाज के विभिन्न वर्गों और भाषा भाषियों के बीच सेतु के रूप में काम आती है। मतलब समाज में हमारे जो भी भाषा बोली जाती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जो भाषा भाषी मतलब दो लोगों के बीच लोगों की विचारधारा, बात को आदान प्रदान करने का जो पुल होता है, यानी सेतु होता है, उसे ही हम संपर्क भाषा कहते हैं। मतलब जिस भी भाषा से हम एक दूसरे से बात कर पाए, चाहे संपर्क कर पाए, उसी भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। विभिन्न विभिन्न जो बोलने वाले जो अनेक वर्गों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग भाव विचार को आदान प्रदान का सक्षम माध्यम बनती है ये संपर्क भाषा, जो कि बोलचाल में प्रीत और सरलता होती है इस भाषा में। मतलब अलग अलग भाषा के भी लोग हो, पर वो एक दूसरे से संपर्क करना चाहे तो उनके लिए एक भाषा होती है। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि दो कंट्री मतलब दो स्टेट के लोग, मराठी होती है, गुजराती होते हैं और हरियाणवी होती है, वो तीनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, पर वो तीनों एक दूसरे से बात कैसे करेंगे ही ना। तो हिंदी जो है वही उन तीनों के बीच का जरिया बनती है, एक सेतु बनती है बात करने को, क्योंकि गुजराती लोग हरियाणवी नहीं समझ पाएगा ना बोल पाएगा, गुजराती लोग हरियाणवी नहीं समझ पाएगा ना बोल पाएगा, पर ये दोनों को बात तो करना ही होगा। तो बात करने के लिए जो संपर्क भाषा इनकी बनेगी वो होगी हिंदी। तो इसी को कहते हैं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। पारिभाषिक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली में बोझिल नहीं होती है ये। प्रशासनिक और स्तर पर भी राजभाषा का उपयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। तो राजभाषा के उपयोग में भी संपर्क भाषा का उपयोग हिंदी में किया जाता है। संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिससे अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले जो लोग होते हैं वो समझ सके और इसका उपयोग करके भी एक दूसरे के जो साथ संवाद होते हैं उसको कर सके। जो स्थानीय, क्षेत्रीय या जो राष्ट्रीय स्तर पर जो जन सामान्य की जो संपर्क भाषा होती है, उसकी जो मुख्य विशेषता होती है, उसकी बोलचाल की प्रकृति होती है कि वो कैसे बोल रहा है, कितनी सरलता, और उसकी वो जो भाषा होती है बहुत सरल होती है। ऐसी जो भाषा होती है वो परिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली से बोझिल नहीं होती। मतलब हार्ड लैंग्वेज ना हो, ये एक इजी लैंग्वेज होती है। संपर्क भाषा बहुत इजी लैंग्वेज होती है। प्रशासनिक स्तर पर भी राजभाषा का उपयोग जो है वो संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। उस भाषा में जो व्याकरण के सभी नियमों का पालन एवं प्रयोग करना संभव नहीं होता। मतलब संपर्क भाषा में आपको जरूरी नहीं है सारे व्याकरण आपको बोलने पड़ेंगे, क्योंकि व्याकरण बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए संपर्क भाषा बहुत इजी भाषा होती है, इसलिए इसमें जरूरी नहीं है सारे व्याकरण शब्दों को आपको बोलना। इस प्रकार का जो राजभाषा औपचारिक रूप से देश में संपर्क भाषा ही है। हमारे देश में जो मतलब जो राजभाषा हमारी चुनी गई है, तो जो राजभाषा है वो क्या है, वो सारी हमारी संपर्क भाषा ही है, जिससे हम क्या कर सके, एक दूसरे से संवाद कर सके और एक दूसरे की विचारधाराएं समझ सके। तो प्रयोजन के औपचारिक रूप से भारत की जो संपर्क भाषा के रूप में जितने भी हमारी भाषा है वो सारी हमारी क्या है, राजभाषा हमारी संपर्क भाषा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसे स्वीकृति मिली थी। तो आमतौर पर जब भी हम यात्रा करते हैं, आप कभी भी यात्रा करते हो, चाहे बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे समुद्री हवाई जहाज हो, चाहे प्लेन हो, आप जब भी यात्रा करते हो तो अलग अलग भाषा भाषी के लोग आपको वहाँ पे सफर करते हुए मिलते हैं। आप ट्रेन में गाँव तो गए होंगे, या आप रिक्शे में, ऑटो में आप रोज जाते हो, तो आपको अलग अलग भाषा, मेट्रो में अलग अलग भाषा के लोग मिलते होंगे आपको। तो उस सब
समय के अलग जो अपनी अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क नहीं कर पाते, एक ट्रेन में अलग अलग राज्य के गढ़वाली, गुजराती, बिहारी, बंगाली सब लोग बैठे हैं, तो वो दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, पर उनको कम्युनिकेट अंग्रेजी या हिंदी से ही अपना काम चलाते हैं, चाहे वो इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करके एक दूसरे की बात को समझेंगे, चाहे हिंदी को। तो यही हमारी संपर्क भाषा होती है। तो भारत की अधिकांश जनता ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया है। मतलब भारत की अधिकतर जनता संपर्क करने के लिए हिंदी का ही उपयोग करती है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के जो विकास के लिए निर्देश दिया गया है तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए संपर्क भाषा के रूप में इसको बढ़ाने पे बल भी दिया गया है। तो एक सर्वेक्षण के हिसाब से ये पता किया गया है कि हिंदी भारत में वह भाषा है जिससे सबसे ज्यादा लोग जो है वो अपने दैनिक कामों को, अपने दैनिक मनोरंजन के लिए और दैनिक जो समाज से कनेक्ट करने के लिए और सांस्कृतिक में अपने, चाहे वो धर्म में हो चाहे वो साहित्य हो, इन सब में जो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है एक डेटा के हिसाब से। तो सार के रूप में कहा जा सकता है कि संपर्क भाषा वह भाषा है जो विभिन्न व्यक्ति और राज्यों जो है उसके देशों जो है उसको जोड़ने का कार्य करती है। मतलब दो लोग जो अलग भाषा के हैं उसको जोड़ने का काम जो करती है उसको संपर्क भाषा कहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ये देश के विभिन्न क्षेत्रीय और जो स्थानीय साहित्य और कलाओं और जो विभिन्न संस्कृति होती है उसको व्यक्त करने का माध्यम बन जाती है और लोग उसे मन से स्वीकार भी कर लेते हैं। आमतौर पर जब भी हम यात्रा करते हैं, चाहे बस, रेलगाड़ी, चाहे समुद्री हवाई जहाज जो हमने बताया, तो इन सब में जो हम अलग अलग राज्य के लोग पाते हैं तो इन संपर्क किससे करते हैं, हिंदी भाषा से ही करते हैं। तो भारत में अधिकांश जनता हिंदी भाषा बोलती है और संविधान में और 351 के तहत क्या किया गया है, इसमें निर्देश दिया गया है इसके प्रचार और प्रसार का, मतलब राजभाषा की प्रचार और प्रसार का हिंदी का। तो अनुच्छेद में ये कहा गया है कि ऐसा विकास करने का प्रावधान किया गया है कि जिसमें हिंदुस्तानी तथा जो अन्य भारतीय भाषा की शब्दावली है उसे अभिव्यक्ति माध्यम बना सके, मतलब अपने एक्सप्रेशन का लोग एक लैंग्वेज बना सके। एक सर्वेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि भारत में हिंदी भाषा है वो बहुत ज्यादा ही बोली जाती है, जिससे मैंने आपको बताया हर क्षेत्र में, धार्मिक कार्य, इन सारे क्षेत्रों में। तो अब जानते हैं हिंदी भाषा जो है उसके भी कई तरह के प्रकार होते हैं। तो एक होती है बम्बैया हिंदी, कलकत्ताई हिंदी और हैदराबादी हिंदी। तो बम्बैया हिंदी का प्रयोग, बम्बैया हिंदी मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है। बम्बैया हिंदी का जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा वृहत है, यानी बड़ा है। इसका प्रयोग मुख्यतः हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है। आपने हिंदी फिल्में देखी होगी, उसमें जो आरंभ में जो बम्बैया जो भाषा है वो तो हिंदी जो फिल्म है उसी ने इसको बढ़ाया। जैसे बदमाश जो होते थे हिंदी फिल्म में, जो गुंडे होते थे, ये लोग जिस भाषा का जो उपयोग करते थे ना, जिस हिंदी का, जैसे अपुन तेरे को वो मांगता है, तो ये सारी भाषा क्या होती है, बम्बैया हिंदी कहलाती है। बम्बैया हिंदी जो प्रचलित शब्द है उसके द्वारा उत्पन्न अर्थ विशेष रूप से माध्यम का लोगों में बहुत दिखाई देता है। जैसे कि कहते हैं ना, अपुन, तेरे, तेरे को, मेरे को, खोपचा, काय को, ये सारी जो लैंग्वेज है ये है हिंदी, पर ये बम्बैया हिंदी है जो कि फिल्मों ने इसको ज्यादा बढ़ाया है आगे। इसका उदाहरण हिंदी फिल्मों में ज्यादा दिखाई देता है जहाँ बम्बैया हिंदी का प्रयोग होता है। आपने जहाँ फिल्म मुन्ना भाई अगर देखी हो तो उसमें संजय दत्त जिस भाषा का उपयोग करता है, अपुन, तेरे को, मेरे को, तो ये सारी भाषा बम्बैया हिंदी ही है। तो उसका जो आसपास का जो वातावरण है उसमें वो लिप्त हो जाता है। उसी प्रकार कंपनी फिल्म जो है उसमें भी बदमाश एवं गुंडों से संबंधित जो भाषा दिखाई जाती है वो भी कौन सी भाषा होती है, बम्बैया हिंदी ही होती है। तो इस तरह की जो भाषा है वो अपराधी और जो अंडरवर्ल्ड डॉन होते थे इन सब के द्वारा फिल्मों में दिखाई गई थी इस भाषा को, और इसका प्रचार हुआ। अब नेक्स्ट भाषा है कलकत्ताई हिंदी। कलकत्ताई हिंदी का जो प्रयोग है, कलकत्ताई हिंदी का जो क्षेत्र है वो कलकत्ता बंगाल माना जाता है। कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता में हिंदी का काफी पुराना इतिहास हमें देखने को मिलता है। कोलकाता में जो हिंदी का इतिहास है बहुत पुराना है। कोलकाता में स्थित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, आपने पढ़ा होगा हिंदी की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, मतलब लेखन वेखन की फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो अध्ययन और अध्यापन में सबसे आरंभ में जो हिंदी है वो वहीं से स्टार्ट हुई है। कवि गुरु जो रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब उसी भारतेंदु हरिश्चंद्र
प्रचार प्रसार ये सब कहाँ के थे? कलकत्ता वहीं के तो थे, बंगाल के। राजा राम मोहन राय हिंदी, ये सब कहाँ से सूत्र, इन सब का जो है वो कलकत्ता से ही बनता है। और ये जो जिस भी भाषा का उपयोग करते थे वो कलकत्ताई हिंदी ही कहलाती थी। कलकत्ता में अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं और अन्य लोग जो है वो भोजपुरी और मैथिली के प्रभावित में थोड़ा थोड़ा बोलते हैं वही। तो इन दोनों वर्गों की जो भाषा है वो मिलन, इन दोनों मतलब भोजपुरी मैथिली और जो कलकत्ता भाषा का जो मिलन भाषा होती है ना, उस भाषा को ही हम कहते हैं कलकत्ताई हिंदी, जो बोलचाल और व्यापार और बाजार में वहाँ की जो उपयोग की जाती है। नेक्स्ट जो हिंदी है वो है हैदराबादी हिंदी। हैदराबादी हिंदी ये मध्यकाल में आधुनिक युग में विभिन्न मुस्लिम शासकों ने हैदराबाद पर शासन किया था, इसी कारण जो है हैदराबाद में ये शुरू हुई। जो हिंदी और उर्दू है उसका मिक्सचर बन के आधुनिक युग में बोलचाल की जो उर्दू और हिंदुस्तानी जो भाषा है वो जन सामान्य की संपर्क भाषा के रूप में देखा जाता है। इसी तरह जो दक्षिण भारत में अनेक स्थानों पर नवाबों और जो सुल्तानों ने अधिकार कर रखा था वो उर्दू का प्रचलन था, मतलब वहाँ उर्दू बोली जाती थी। इसी कारण जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है वहाँ पे उर्दू जन जो समाज है वो संपर्क भाषा के रूप में वो जो चलती आ रही है, और उसमें जो हिंदी का थोड़ा थोड़ा प्रयोग मिलता है उसी को क्या कहते हैं हम, मराठी तेलुगु का मिलन जो इसमें आ जाता है उसी को हम कहते हैं कलकत्ताई हैदराबादी हिंदी, जो वहाँ के बाजार हाट व्यापार में देखी जाती है। हैदराबादी हिंदी जो है वो स्थानीय तेलुगु में अक्सर दिखाई देखने को आपको मिलती है। तो हैदराबाद में जैसे कि मुझे चाहिए, मेरे को होना है, क्या चाहिए, जैसे कि आपने बिग बॉस सभी देखते होगे तो उसमें जो वरुण था तो वो जो निजी भाषा का आपने देखा होगा जो उपयोग करता था वो अलग हिंदी बोलता था। लगता आपने देखा होगा ना, अरुण जो था बिग बॉस में अभी जो वाले सीजन में जो, तो वो लगता था रूड है बट नहीं है, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी थी हैदराबादी हिंदी। तो ये जो हिंदी है ये हैदराबादी हिंदी कहलाती है, जो कि बोलचाल के रूप में वहाँ के लोग अपने विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करने में उपयोग करते हैं। हैदराबादी हिंदी जो है स्थानीय भाषा तेलुगु इसमें अक्सर दिखाई देने, तो तेलुगु का मिश्रण आपको इसमें हमेशा दिखाई देने मिलेगा। हैदराबाद में जैसे मुझे चाहिए, मेरे को होना है, क्या चाहिए, क्या होना है, ये सारी भाषा इसके अंतर्गत आ जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हिंदी का जो संपर्क भाषा के रूप में महत्व बहुत अधिक है। ये भाषा जो है विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है उसके बीच लोगों में संचार का माध्यम बन जाती है। और ये भौगोलिक विस्तार जो होती है लोगों में, मतलब लोग अलग अलग देश के हों तो वो तो फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, मीडिया हो, सांस्कृतिक क्षेत्र, इन सब में आदान प्रदान में उनकी एक भूमिका निभाती है। मतलब उन दोनों की भाषा को समझने का एक सेतु का काम करती है। तो हमारी संपर्क भाषा भाषाई विविधता के बावजूद हम क्या है, देश इतना विभिन्नता भाषा वाला क्षेत्र है जहाँ हर 2 किलोमीटर पे आप यूपी में जाओगे 3 किलोमीटर पे आपकी क्या होती है, आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन बदल जाती है। फिर भी इस देश में हिंदी भाषा का इतना प्रचलित है और साहित्य कला और इन सभी में इसका उपयोग होता है, यही हमारी संपर्क हिंदी भाषा कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के, जो आपको सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। तो अथवा में आपकी क्या आएगा, तो अथवा में आप क्या आ सकते हैं कि कलकत्ताई हिंदी से आप क्या समझते हैं, आपको उदाहरण की रूप में आपको बताना है। ओके, तो आपको कलकत्ताई हिंदी क्या समझते हैं आपको ये बताना है। अब आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको मतलब टोटल आएंगे आपके 8 क्वेश्चन, पर आपके क्वेश्चन होंगे 4, उसमें से 4 में से हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा मिलेंगे देखने को, मतलब टोटल हो जाएंगे 8, आपको करने होंगे 4, आपके ऐसा पेपर आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कलकत्ताई हिंदी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको विवेचना करना है, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले परिचय से देखते हैं। तो कलकत्ताई हिंदी जो है वो कलकत्ता की हिंदी है। इससे तात्पर्य है उस हिंदी भाषा से जो कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा एक विशिष्ट रूप से विकसित हुई है जिसमें बंगाली और जो अन्य स्थानीय भाषा होती है जैसे भोजपुरी और मैथिली भाषा, इनका मिश्रण देखने को मिलता है। इसके उच्चारण और जो इसकी शब्दावली होती है और जो इसकी व्याकरण होती है उसकी एक विशेषता, अपनी एक अलग विशेषता होती है, विशेषता होती है, और अन्य क्षेत्रीय जो बोलियां होती है उससे बहुत ज्यादा इसको अलग बनाती है। ये मतलब इस हिंदी को सबसे अलग बनाने का इसकी एक विशेषता व्याकरण होती है। कलकत्ताई हिंदी का जो प्रयोग है वो क्षेत्र कोलकाता माना जाता है। कोलकाता के पश्चिम बंगाल की राजधानी है
और कोलकाता में हिंदी का काफी पुराना इतिहास हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो हिंदी भाषा सबसे पुराना जो है वो कोलकाता से स्टार्ट होने को हमें दिखता है, क्योंकि कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसने हिंदी की बढ़ावा में, आपने पढ़ा होगा अगर, तो सबसे ज्यादा योगदान दिया है। तो अध्ययन वहां पे ही शुरू किया गया था। वहां के जो प्रमुख कवि गुरु है रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जितने भी साहित्य हिंदी की, भारतीय हिंदू, हरिश्चंद्र, ये सारे वहीं के हैं, कलकत्ता और बंगाल के। राजा राम मोहन राय, इन सब ने हिंदी का प्रसार किया था फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा। तो कोलकाता में अधिकांश लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं और अन्य लोग राजधानी में जो उसके आसपास के क्षेत्र है भोजपुरी और मैथिली से प्रभावित है। तो इन्हीं दोनों वर्गों की जो भाषा का मिलन होता है उसी को कहते हैं हम कलकत्ताई हिंदी। कलकत्ताई हिंदी का जन्म, विकास और सामान्य बोलचाल, व्यापार, उनके बाजार, इन सब में इस भाषा का उपयोग होता है। कलकत्ताई हिंदी की विशेषता क्या है? कलकत्ताई हिंदी की विशेषता है कि तो कलकत्ताई हिंदी की पहली विशेषता है कि बंगाली भाषा से प्रभावित है। इसकी जो शताब्दी है, मतलब इसकी जो शब्दावली है, वो कलकत्ताई हिंदी में बंगाली भाषा के जो कई शब्द है उसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा। यानी कलकत्ताई हिंदी में आपको कलकत्ता मतलब जो बंगाली भाषा है उसकी जो शब्दावली आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसकी जो उच्चारण है उसमें भी आपको बंगाली भाषा और जो बंगाली ध्वनि होती है ना, जैसे आपको उस टोन आपको देखने को मिलेगा उस हिंदी भाषा में भी। जैसे आपने ममता बनर्जी को देखा होगा, जो वहाँ की सीएम है बंगाल की, वो भी वैसे बंगाली बोलती है, पर कभी कभी अगर कोई हिंदी बोलता भी है, अगर कोई बंगाली, तो आप देखना उसकी हिंदी आपको समझ आ जाएगा कि वो बंगाली व्यक्ति है, आपको उसकी टोन से पता लग जाएगा। दूसरी इसकी विशेषता है कि मिश्रित शताब्दी से मिली है, मतलब दो भाषाओं का मिलन से इसका बना है। हिंदी के साथ साथ इसमें बंगाली, अंग्रेजी और अन्य जो स्थानीय भाषा है जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, इनका भी मिश्रण होता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि ये सरल और दैनिक उपयोग भाषा है। इतनी सरल होती है कि इसको कोई भी लोग बोल सकता है। कलकत्ताई हिंदी मुख्यतः दैनिक बोलचाल में प्रयोग की जाती है, जो सरल और सहज होती है। ये बंगाली भाषा नहीं है, ये कलकत्ताई हिंदी भाषा है। जैसे कि आपकी टोन बंगाली होगी पर आप बोल हिंदी रहोगे, उस भाषा को कहते हैं। उदाहरण के साथ विवेचना करें तो शब्दावली में बंगाल में जो दो शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बड़े भाई को दादा कहा जाता है, तो ये भी क्या है, ये हिंदी है। बंगाली के हिसाब से कलकत्ताई हिंदी में दादा ही कहते हैं, जबकि अन्य हिंदी क्षेत्रों में भैया कहा जाता है। बाड़ी, घर को वहाँ क्या कहा जाता है, घर को कहा जाता है बाड़ी। बाड़ी का उपयोग, जबकि हम बाड़ी की जगह हम क्या करते हैं, घर को हम घर ही बोलते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि दादा, बाड़ी, कब जाओगे, मतलब भैया आप घर कब जाओगे, तो उसको अगर कलकत्ताई हिंदी में बोले तो बोलते हैं दादा आप बाड़ी कब जाओगे। तो दादा और बाड़ी, ये हमने वर्ड, दादा भैया को कहते हैं और बाड़ी जो है वो घर को कहते हैं। तो यही कलकत्ताई जो हिंदी है, ये यही कलकत्ताई हिंदी है। दूसरी इसका उच्चारण, हिंदी में कुछ शब्द का उच्चारण बंगाली भाषा की ध्वनि के अनुसार होता है, जैसे कि रा और ला का उच्चारण जो है अक्सर बंगाली शैली में होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे फूल है, फूल को फूल कहते हैं, लेकिन उच्चारण में क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। तो वही जगह जो है उसे मतलब आप फूल ही कहेंगे, पर आपको थोड़ा ला का ध्वनि आपको सुनाई देगा। तो मतलब आपको थोड़ी सी जो ध्वनि है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस आपको दिखाई देगी। मिश्रित वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। वाक्य संरचना में हिंदी जो है वो बंगाली और अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। वहाँ अंग्रेजी और बंगाली शब्दों का जो हिंदी वाक्य होता है उसका समावेश आम जनता वहाँ पे समझ पाती है। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। तो ये क्या हो गई, कलकत्ताई हिंदी का एक स्वरूप होती है। जैसे कलकत्ताई हिंदी में कहते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी परे आऊंगा। हम कहते हैं ना मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा, पर कलकत्ताई हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, इसको कहेंगे मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़े परे में आऊंगा। थोड़ी देर के बाद क्या कहेंगे, परे कह देंगे, देर की जगह परे कह देंगे, मैं थोड़े परे में आऊंगा। तो ये इसका थोड़ा उच्चारण का एक तरीका हो जाता है अलग। इसकी चौथी विशेषता होती है बहुत ज्यादा संवेदनशीलता और भावनात्मक होती है, बहुत प्यारी भाषा होती है। तो कलकत्ताई हिंदी में बातचीत में अधिक भाव और संवेदनशील पाई जाती है, जो कि बंगाली संस्कृति का एक हिस्सा होता है। तो उच्चारण इसका होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना आप कैसे हैं, तो कलकत्ताई हिंदी में इसको कहते हैं आप कैसे आछेन। तो तो आछेन यहाँ है के लिए उपयोग होता है, तो ये बंगाली का वर्ड है। तो आप कैसे, आप
कि आप कैसा, ये तो हिंदी बोल रहे हैं पर लिए बोल रहे हैं, लिए को क्या कह रहे हैं, लिए को बोल रहे हैं आछिन। तो मतलब हिंदी और बंगाली का मिश्रण भाषा होता है, जो कलकत्ताई हिंदी होता है। निष्कर्ष के तौर पे आप कह सकते हो कि कलकत्ताई हिंदी एक अनूठी और दिलचस्पी भाषा है, जो कि हिंदी और बंगाली भाषा के मेल से बनी होती है। यह भाषा जो है वो कलकत्ता और उसके जो आसपास के क्षेत्र है उसमें एक महत्वपूर्ण जो संचार का माध्यम बनती है, यानी दो लोगों के बीच कम्युनिकेट का एक माध्यम बनती है। कलकत्ताई हिंदी की जो विशेषता है, जैसे उसकी शब्दावली होती है, मतलब उसका जो वर्ड होता है, उसका जो उच्चारण, उसका जो बोलने का टोन होता है, उसकी जो मिश्रित वाक्य होते हैं, मतलब उसकी जो दो लैंग्वेज का एक मिश्रण होता है, और उसकी जो स्ट्रक्चर यानी उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो भावनात्मक गुण यानी उसके जो इमोशनल होते हैं, बोलने का तरीका और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा विशिष्ट और विशेषता वाले होते हैं, बहुत आनंदित और बहुत दिलचस्पी होते हैं। ये भाषा कोलकाता की संस्कृति और विविधता को और उसकी भाषा की समृद्धि का एक प्रतीक है कलकत्ताई हिंदी। तो आपका होता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब जो आगे के हमारे जो दो क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन में आपके अथवा मिला के आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम इसको 2 पार्ट में हम इस वीडियो को करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें आपके लिए जो आगे के आपके जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।